Hello, student. This is Vishal Kumar again on my YouTube channel called Energetic Biology. I hope you all are doing well. So let's start the class. आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है। आज का जो टॉपिक है वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर। 80% बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ब्रीदिंग रेस्पिरेशन इज द सेम थिंग। ब्रीदिंग इट मीन्स इनहेलेशंस एंड द एक्सहेलेशंस एंड द रेस्पिरेशंस मीन्स एज वेल inhalations and the exhalations, inhalations of O2 and the exhalations of CO2. So both the words are same. Most of the student think about दिस ओके। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन एक है, तो आज हम लोग इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सही में एक है क्या। चलिए हम लोग देखते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये किस लेवल के बच्चों के लिए है? ये क्लास 6 से क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 6 से क्लास 10th के बच्चों के लिए है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये बच्चा बहुत ही कन्फ्यूज़्ड है, जैसे कि आप और हम कन्फ्यूज़्ड हैं कि सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक है क्या। तो चलिए इसके डिफरेंस को इसके फिगर के साथ में हम लोग समझेंगे कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही है क्या। लेट्स सी बच्चों, यहाँ फिगर है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस जो फर्स्ट फिगर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फिगर, इसमें सिंपल सा ब्रीदिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग बॉडी से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे आ गया वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन का, ठीक है। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे नहीं बेटा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का आप नोट्स बना सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपना कॉपी पेन पेंसिल निकाल के इसको राइट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलिए पहले समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। एक पॉइंट ब्रीदिंग का, तो एक पॉइंट रेस्पिरेशन का, एक पॉइंट ब्रीदिंग का, फिर एक पॉइंट रेस्पिरेशन का। ऐसे करके बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसको समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग आएंगे ब्रीदिंग के अंदर, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फॉल एयर। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलेशन द फ्रेश एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ जो लिखा हुआ है इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, इसका मतलब कि फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन के फॉर्म में हम लोग इनटेक करते हैं और CO2 को रिमूव करते हैं एज अ फॉल एयर। फॉल एयर का मतलब ऐसा हवा जो कि हमारे यूज़ का नहीं है, ऐसा हवा जो कि हमारे बॉडी में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो फ्रेश एयर जो बाहर से लेते हैं, इसलिए वहाँ लिखा हुआ है इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड द रिमूवल ऑफ द फॉल एयर। जो बाहर से ऑक्सीजन हम लोग बॉडी में आता है विद द हेल्प ऑफ द नॉस्ट्रिल, नोज, और उसी टाइम पे जो CO2 हम लोग रिलीज करते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग का मतलब सिंपल सा प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग इज इक्वल टू इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, इनहेलेशंस ऑफ द फ्रेश एयर एंड द एक्सहेलेशंस ऑफ द फॉल एयर, इनहेलेशंस ऑफ द O2 एंड द एक्सहेलेशंस ऑफ द CO2। बहुत सिंपल, ओके। इसके अगेंस्ट में अगर जो रेस्पिरेशन में आए, तो रेस्पिरेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है ब्रीदिंग के कंपैरिजन में। रेस्पिरेशन में आए तो इसमें क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से। जो भी बेटा हम लोग फूड खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है हम लोग के बॉडी में। डाइजेस्ट होने के बाद से, उसके बाद से वो सिंपलेस्ट फूड में चेंज होता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। चाहे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, फैट खाएं, जिस भी तरह का न्यूट्रिएंट्स का सेवन हम लोग करते हैं, उसको हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद से वो ग्लूकोज में चेंज होता है। जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो वो सारा फूड ग्लूकोज में ही अल्टीमेटली चेंज होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जो ग्लूकोज में चेंज होता है, वही ग्लूकोज हर सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है बेटा। उसके बाद में हम लोग इनहेल करते हैं O2 को, ऑक्सीजन को। वो ऑक्सीजन जाके फूड से रिएक्ट करता है। तो यहाँ फूड कहने का मतलब कि जो हम लोग फूड खाते हैं वो फूड नहीं, जो फूड खाते हैं वो तो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जो फूड खाते हैं वो जो डाइजेस्ट हो जाता है हम लोग के बॉडी के अंदर, और डाइजेस्ट होने के बाद से एज अ ग्लूकोज स्टोर रहता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ऑक्सीजन जो होता है वो फूड के साथ रिएक्ट करता है, प्रोसेस को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। फूड का ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि फूड अगर जो ग्लूकोज के फॉर्म में है, उसके साथ O2 का रिएक्शन हो जाए तो उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ओके। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके बाद में CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्पिरेशन
का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस टू फॉर्म CO2, वाटर एंड एनर्जी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो रेस्पिरेशन का मतलब कि जो फूड हम लोग के बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है ग्लूकोज के फॉर्म में, उससे ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कंपेरिजन टू ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग के सेकेंड पॉइंट में है सर इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ऑब्वियसली बेटा फिजिकल प्रोसेस तो है। फिजिकल प्रोसेस इसका मतलब कि देयर इज अ नो एनी काइंड ऑफ द केमिकल, नो एनी काइंड ऑफ अ केमिकल इन्वॉल्व्स इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग प्रोसेस में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, कोई एंजाइम्स, कोई हार्मोन्स, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ब्रीदिंग का मतलब जो कि मैंने पहले बोला, सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना सांस छोड़ना प्रोसेस को बोल देंगे ब्रीदिंग। इसलिए बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। सिर्फ फिजिकली हम लोग O2 को लेते हैं और फिजिकली CO2 को छोड़ देते हैं, प्रोसेस को बोल देते हैं ब्रीदिंग। इसके अगेंस्ट में आया रेस्पिरेशन में, सर इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि देर आर मल्टीपल केमिकल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे पायरुवेट हो गया, जैसे ATP हो गया। दिस ऑल आर द केमिकल्स। देर आर सम एंजाइम्स टू, इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। तो पूरा का पूरा इसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, और जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर होता है, लिविंग बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो का मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल के हेल्प से रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ओके बेटा, अगर जो इसके थर्ड पॉइंट में है तो नो एनर्जी इज रिलीज्ड रेदर यूज्ड। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह का एनर्जी बेटा रिलीज नहीं होता है। ब्रीदिंग जो कि फिजिकल प्रोसेस है, तो इसमें जस्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है, तो इसमें किसी भी तरह का एनर्जी रिलीज नहीं होता है। लेकिन रेस्पिरेशन में जाएं तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि सेकेंड पॉइंट में हमने समझा था। रेस्पिरेशन एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी का नाम होता है ATP। ATP का फुल फॉर्म अगर जो आप लिखना चाहते हैं बेटा तो लिख सकते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो ATP इज अ सेल्यूलर एनर्जी विच इज मेनली रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होता है, बहुत सारे केमिकल्स एक्ट करते हैं, फूड से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो रिएक्शंस होता है इसमें। रिएक्शन का तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट भी बनेगा। रिएक्शन का जब प्रोडक्ट बनेगा उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे क्या, ATP, एनर्जी के फॉर्म में, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में होता है बेटा, ब्रीदिंग में नहीं होता है। ब्रीदिंग के फोर्थ पॉइंट पे आए तो ब्रीदिंग क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस होता है। मतलब ब्रीदिंग सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर नहीं होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, इसका मतलब कि फोर्थ पॉइंट है ब्रीदिंग का, जो कि ब्रीदिंग होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। सेल के बाहर हम लोग जस्ट इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उतने ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं बेटा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल के बाहर होता है। लेकिन अगर जो रेस्पिरेशन में जाए तो इट इज अ इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। इसका मतलब कि रेस्पिरेशन जो कि इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है, एंजाइम्स इन्वॉल्व है, हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए सेल के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझिएगा, जो फूड हम लोग खाए हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, वो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद से उसको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद से अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में चेंज होता है। अब जितने ग्लूकोज होते हैं वो हम लोग के हर सेल के साइटोप्लाज्म में जाके बेटा स्टोर हो जाते हैं। जितने ग्लूकोज होते हैं हम लोग के हर सेल के अंदर, देखो इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सेल के अंदर, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा सेल के अंदर जाके वो ग्लूकोज स्टोर हो जाते हैं और वहां से एनर्जी को रिलीज किया जाता है ATP के फॉर्म में। इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। रेस्पिरेशन में होता है बेटा, इस बात को याद रखिएगा। तो रेस्पिरेशन इज अ इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के अंदर होता है ना कि बाहर। ठीक है, हाँ, ब्रीदिंग बाहर होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ब्रीदिंग में आए तो इसमें कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी तरह का कोई एंजाइम्स
इन्वॉल्व नहीं होगा ब्रीदिंग में, जो कि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, सेल के बाहर होता है, कोई एनर्जी नहीं निकलता है, तो कोई एंजाइम इसको नहीं चाहिए इसको होने के लिए, इसको परफॉर्म होने के लिए आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग है क्या, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना को सिंपल बोल देंगे ब्रीदिंग, ओके। लेकिन वही रेस्पिरेशन में आया तो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। चलिए एक आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग को रिसर्च करके अगले क्लास में कमेंट सेक्शन में आपको इस पर लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा, जो कि सेल के अंदर होता है, उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर पाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल ऑर्गेनेल होता है बेटा, जिसको कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वो इन्वॉल्व होता है। तो रेस्पिरेशन का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी में होता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, उस एंजाइम का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, ओके। सो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, इसमें कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, सेल के अंदर होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ओके। तो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स बेटा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ही रेस्पिरेशन हो पाता है। उसके बाद से ब्रीदिंग का सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कन्फाइंड टू सर्टन ऑर्गन्स। इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा ऑर्गन्स बेटा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये कन्फाइंड है सिर्फ कुछ ही ऑर्गन्स तक, मतलब कि इसको ब्रीदिंग होने के लिए ज़्यादा ऑर्गन का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 2-3 ऑर्गन चाहिए। आप देखिए जब भी हम लोग वो ब्रीद करते हैं, ब्रीद में क्या इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग का नोज़ इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग का नाक इंपॉर्टेंट होता है, नोज़ इंपॉर्टेंट होता है, नोज़ के अंदर में नसल कैविटी होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रीदिंग में कुछ ज्यादा ऑर्गन्स बेटा इन्वॉल्व नहीं होते, और जो CO2 हम लोग रिलीज करते हैं तो रिलीज करने में भी आपके लंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नोज इंपॉर्टेंट होता है, इनहेल करने में भी आपका नोज इंपॉर्टेंट होता है। तो इट कन्फाइंड टू सर्टन ऑर्गन्स ओनली, यानी ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग होने के लिए ज़्यादा ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़े से ऑर्गन्स में हो जाता है ब्रीदिंग, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन में आकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेशन हम लोग के सर से पांव तक, यानी जो सर पे बाल है, बाल से लेकर पैर के नाखून तक, जहाँ जहाँ पे भी सेल होता है वहाँ वहाँ पे, जिसको भी जो लिविंग सेल होता है, नाखून तो लिविंग सेल नहीं है, लेकिन नाखून से छोड़कर जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल्स में आपका बेटा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा सा इसको समझने के बाद से थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर जाएंगे। देखिए बेटा ध्यान से फिगर के थ्रू भी समझेंगे। यहाँ पे एक पर्सन है, जहाँ पे कैसे इनहेलेशन हो रहा है, देखिए ब्रीद इन, ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें आपका क्या हो रहा है, ब्रीद इन हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये आपका ब्रीद इन हो गया, इसमें इनहेल हो रहा है और इसमें बेटा एक्सहेल हो रहा है, देखिए ठीक है, इनहेल और एक्सहेल। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ पे इनहेल हो रहा है, ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, और यहाँ पे CO2 एक्सट्रैक्ट यानी एक्सहेल किया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन देखिए, ये आपका यहाँ पे आ गया नोज़, ये ट्रेकिया है बेटा, इसको विंड पाइप बोलते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद से इसमें 2 लंग्स भी हैं, ठीक है, एक राइट में एक लेफ्ट में, जो कि ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको देखिएगा, द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जो मैंने बताया था, यहाँ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन, और ये रेस्पिरेशन के जितने रिएक्शन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे रिएक्शंस ऑलरेडी सेल के अंदर होते हैं, सेल के बाहर नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस रेस्पिरेशन इज। सो वंस द ग्लूकोज इज स्टोर्ड, यहाँ पे ग्लूकोज आप लोग को नजर आ रहा होगा बच्चों, ये ग्लूकोज है जो कि सेल के अंदर रहता है, इसके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जस्ट उसके बाद ही एनर्जी रिलीज होता है, और जो एनर्जी रिलीज होता है वो ATP के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ATP मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग अगर जो नोट्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो इसका प्लीज़ फ्लो चार्ट आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, और जहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी रिलीज उसके बगल में ही
छोटा सा ब्रैकेट डाल के आप एटीपी लिख सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा तो सेल के अंदर होगा, एनर्जी रिलीज होगा। इसके साथ में बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। इसका पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑक्सीजन का होता है O2। उसके बाद में ये रिएक्टांट हो गया, इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो CO2 बनेगा, H2 बनेगा, और बीच में इसका एनर्जी रिलीज होगा। और ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग को याद रखना है पूरे के पूरे रिएक्शन को। मुझे आइडिया नहीं है कि किन बच्चों को मालूम होगा, किन बच्चों को नहीं मालूम होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि किसका कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर हो गया है और किसका कॉन्सेप्ट पहले से ही अच्छे से क्लियर था, जस्ट हमने उसको रिपीट किया है। ठीक है, तो जिसका भी कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, अब उसका इस वीडियो के थ्रू उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो वो क्या कर सकता है कि वो कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकता है। ओके, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसा एंजाइम्स होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंजाइम्स और सिर्फ उसी के अंदर होते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद में अगले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।